गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको 11th के साथ साथ 12th में भी और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक क्या है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है और क्षैतिज घटक है उसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले इसका जो यूज हम सीखेंगे, ठीक, वो है वृत्तीय सड़क पर। वृत्तीय सड़क फिर बोल सकते हैं जब हम किसी वाहन को, साइकिल को या गाड़ी को जो मोड़ते हैं तो एक वृत्त सा निर्माण करते हैं। तो मोड़ पर, तो वृत्तीय सड़क पर या मोड़ पर किसी साइकिल सवार या किसी भी बाइक की वेग ज्ञात करने में हम इसका यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज करेंगे बंकी सड़क। बंकी सड़क का मतलब होता है ढलान वाली सड़क। ढलान वाली सड़क का मतलब जैसे आप हाईवे देखते हो, जब ऊपर से नीचे उतरते हैं उस स्थिति की बात हो रही है। उस स्थिति में किसी कार का वेग ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज हम करते हैं घर्षण। घर्षण के चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है विराम कोण और आता है घर्षण कोण। इसे भी ज्ञात करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक का ही उपयोग करते हैं। और इसका और यूज सीखते हैं अपन लोग क्या, रोलर। एक क्वेश्चन आता है 11th में कि रोलर को धकेलने की बजाय खींचना क्यों आसान होता है। तो इस बात का भी आपको जो जवाब देना होता है वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक की मदद से ही आपको देना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक है क्या चीज। तो देखिएगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हम जान लेते हैं। क्या, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने एक रेखा खींचा और ये दूसरी रेखा है। इन दोनों रेखाओं में देखिएगा अंतर क्या है, ये आड़ी रेखा है और ये क्या है, खड़ी रेखा है। तो ये जो आड़ी रेखा है, रेखा की जो इस प्रकार की स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज स्थिति, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहां पर देखिए ये जो रेखा है क्या है, खड़ी रेखा है। तो ये जो खड़ी रेखा है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस प्रकार से उन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक को जानने से पहले आपको जानना होता है कि क्षैतिज रेखा क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है। तो ये दो बातें आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर मैं इन दो रेखाओं को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करूंगा तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिएगा, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहां पर है इसका ये मूल बिंदु है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो एक आड़ी रेखा है। तो आड़ी रेखा होने के कारण से उसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। लेकिन ग्राफ की स्थिति में यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है जो कि क्षैतिज रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अक्ष की स्थिति में हम इसे बोलेंगे यहां पर क्षैतिज घटक वाली रेखा कहते हैं, क्षैतिज घटक। अर्थात अभी हम जो सीखने वाले हैं तो हमें जो भी घटक प्राप्त होगा, इस अक्ष पर जो भी घटक प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक कहेंगे। और ये जो वाई एक्सिस देख रहे हो ये खड़ी रेखा है, अर्थात यहां पर हमें जो भी घटक प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। तो सर्वप्रथम तो यही मालूम होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होता है और उसके घटक हम कैसे वियोजित करते हैं। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज था। अब एक और बेसिक नॉलेज देते हैं। देखिए, हमारे पास यहां पर जो ग्राफ देख रहे हैं आप, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर ये मूल बिंदु। अब यदि मूल बिंदु से होता हुआ एक हम सीधी सीधी रेखा खींचेंगे तो ये जो सीधी सीधी रेखा जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है उस रेखा को हम कहते हैं परिणामी रेखा। ये रेखा क्या कहलाएगी, परिणामी रेखा। अगर यह रेखा बल को प्रदर्शित करे
एफ मीन्स बल को प्रदर्शित करे, तो इसे हम पढ़ेंगे बल की परिणामी रेखा। अगर यहां पर एक्सिस में ये परिणामी रेखा अगर वेग को प्रदर्शित करेगा तो इसे हम पढ़ेंगे वेग की परिणामी रेखा, और इसी एक्सिस पर अगर ये परिणामी रेखा मान लीजिए किसी वस्तु के भार mg को प्रदर्शित करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, mg यानी कि भार की परिणामी रेखा कहेंगे। हर स्थिति में अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगा तो उसे परिणामी रेखा कहा जाएगा। अब इसके बाद हम जो अपना मेन टॉपिक है कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक क्या है उस पर आते हैं। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। कभी भी आप जब बड़ी चीजों को और काफी बेसिक चीजों को जानना चाहते हैं तो उसमें हमेशा स्टार्ट करें, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें, ताकि जो भी आपको चीज मिलने वाला है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिएगा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते जाएंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी संरचना करने वाले हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये मूल बिंदु है। मान लीजिए यहां पर एक परिणामी रेखा है, ये परिणामी रेखा प्रदर्शित कर रहा है बल को, तो ये बल की परिणामी रेखा कहलाएगी। और इस रेखा को हमने नाम दे दिया ओबी, पी क्यू आर, जो भी आपको नाम देना दे सकते हैं, तो हमने नाम दे दिया ओबी। अब हम एक थोड़ी सी रचना करते हैं। क्या, इस बिंदु बी से एक्स अक्ष पर एक लंब डालते हैं और इस लंब का नाम देते हैं अपन लोग बी। ठीक उसी प्रकार से बिंदु बी से वाई अक्ष पर एक अन्य लंब डालते हैं और इसे नाम देते हैं हम लोग क्या, सी। तो BC जो है वो वाई अक्ष पर लंब है। चूंकि एक संरचना है इसलिए इस रचना को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। अब मान लीजिए यहां पर O पर थीटा कोण बन रहा है। अब 10th का मैथ्स कहता है त्रिकोणमिति में कि कोण के सामने की जो भुजा रहती है उसे हम कहते हैं लंब, और ये जो तिरछी भुजा है वो तो हमेशा कर्ण का ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तिरछी भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। तो अभी हम समझने के लिए लिख ले रहे हैं, और ये वाली भुजा क्या बच जाएगा, फिर अपने पास आधार बच जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज आप बोल सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी बोल सकते हैं या फिर बी ओ ए बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, इस त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये हमारे पास सूत्र होता है। इस त्रिभुज में लंब आप देख रहे हैं ए बी है और कर्ण देख रहे होंगे आप ओ बी है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा साइन थीटा चला आ रहा है, इस चीज को तिरक गुणा कर देते हैं तो हमारे पास ए बी बराबर प्राप्त होगा ओ बी साइन थीटा। उसके बाद आप दो बातें देखेंगे। क्या, ये जो ओ बी है इस डायग्राम में ओ बी प्रदर्शित कर रहा है क्या, बल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ओ बी बराबर हमने लिख दिया क्या, एफ। और यहां पर ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस ए बी को रेखा के देखिए, ये ए बी रेखा है और इसके बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा ओ सी, इसलिए ओ बी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। तो ये ए बी की जगह हमने रख दिया क्या, ओ सी, और ओ बी के बराबर क्या रख दिया हमने, एफ रख दिया। तो यहां पर देखिए हमारे पास ओ सी बराबर प्राप्त हो गया एफ साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ओ सी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है, अभी थोड़ा देर पहले देखा था। तो ओ सी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। ये ऊर्ध्वाधर घटक लिख लिया। तो ऊर्ध्वाधर घटक हमें क्या प्राप्त होता है, एफ साइन थीटा प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, इसे आप लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। ये बात यहां तक क्लियर होगी।
अब जैसे हमने इस त्रिभुज में अभी तो हमने निर्धारण किसका किया है, ऊर्ध्वाधर घटक का किया है, उसी प्रकार से हम निर्धारण करेंगे क्षैतिज घटक का। इसके लिए इस त्रिभुज में हम फिर से क्या करते हैं, एक कोण लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, पुनः त्रिभुज ओ ए बी लेते हैं और इसमें अब साइन थीटा के स्थान पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा बराबर सबको पता है आधार बटे कर्ण होता है। अब इस चित्र में दिखेगा, इस त्रिभुज में दिखेगा आधार, आधार आपको क्या मिलेगा, ओ ए, और कर्ण ये तिरछी भुजा बी। इस चीज को फिर से तिरक गुणा कर देते हैं तो हमें ओ ए बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर प्राप्त हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा। अगेन ये रहा ओ ए, यहां पर देख सकते हैं ओ बी का कैलकुलेशन तो हमने पहले कर रखा है। ओ बी बराबर क्या, एफ, ये देखिए ओ बी बराबर क्या दिख रहा है अपने को, एफ, तो ओ बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ। अब आगे दिखेगा ये ओ ए रेखा का देखिए ये रहा ओ ए, इसको मैं मिटा देता हूं मैं, ये ओ ए जो है ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, चूंकि एक्स अक्ष पर लिखा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओ ए को क्षैतिज घटक कहेंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्षैतिज घटक, इसके बराबर आपको मिला है एफ कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्षैतिज घटक होगा वो हमें प्राप्त होगा एफ कॉस थीटा। इसे मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखें, जब एंगल यहां पर बन रहा है उस स्थिति में हमें ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होता है एफ साइन थीटा और क्षैतिज घटक क्या प्राप्त होता है, एफ कॉस थीटा प्राप्त होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक, जब हमने ऐसा कैलकुलेशन कर लिया, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा और उसके बाद स्टॉप कर दिया तो आपको लगेगा कि हमेशा क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है, तो गलत हो जाएगा। ये पूरी तरह से नॉलेज आपको अभी नहीं मिला है। तो आगे देखेंगे कि क्या हमेशा क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हमेशा एफ साइन थीटा होगा, तो आपको आगे पता चलेगा कि वो ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके पहले अब हम देखेंगे कुछ और बात। यहां पर देखिएगा मैंने इस त्रिभुज को लेकर के किया तो क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा और यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा प्राप्त हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए जेड का शेप बन रहा है, ये देखो ऐसे जेड का शेप बन रहा है, और 9th में आपने प्रमेय पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जेड के कोने कोने पर जो कोण बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा बराबर रहते हैं। अगर ये 30 अंश बन रहा है तो यहां पर भी निश्चित है कि क्या बनेगा, 30 अंश। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए इस शेप को, ये देखो जेड का शेप बना, तो यहाँ कोने पर अगर थीटा कोण है तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। तो आप जो है कैलकुलेशन इस त्रिभुज से कीजिए या इस त्रिभुज से कीजिए, उन दोनों ही स्थितियों में आपको ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा और क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल्स की स्थिति को हम बदलने वाले हैं। यहां पर लेंगे, किसी अन्य स्थान पर लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। यहां पर मैं इस कैलकुलेशन को हटा देता हूं मैं, ठीक। तो जब आपको जरूरत होता है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये देखोगे पहले वाली जो संरचना है वो वैसी की वैसी है, हम केवल स्थिति बदल के आ रहे हैं वो देखिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो थीटा कोण है वो कहां पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो पहले की भांति कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। अब देखिए लंब बदल गया, पहले यहां पर था, तो कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और ये तिरछी भुजा तो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब पहले की भांति फिर से करते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में हम क्या करते हैं, फिर से साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, फिर से वही सूत्र लिखा, लंब बटे कर्ण। अब इस चित्र में देखिएगा लंब क्या मिल रहा है आपको, ओ ए, और कर्ण ये रहा कर्ण आप लिखेंगे ओ बी, और ये साइन थीटा तो चला आ रहा है। तो ओ ए बराबर हम अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ओ ए बराबर मिलेगा ओ बी साइन थीटा।
अब ये देखिएगा, आपको पता है ओबी, ओबी आपको ये है, तो आपको पता है कि ओबी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया यहाँ पर एफ साइन थीटा, और यहाँ पर ओए, ओए क्या चीज यहाँ पर देखिएगा, क्षैतिज घटक है, इसलिए ओए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, क्षैतिज घटक। इसका मतलब देखिए, क्षैतिज घटक अब आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षैतिज घटक एफ साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, जब मैंने एंगल यहाँ लिया था तो क्षैतिज घटक जो प्राप्त हुआ था वो एफ साइन थीटा प्राप्त नहीं हुआ था, एफ कॉस थीटा प्राप्त हुआ था। ठीक, इसलिए अगर आपने पूरी तरह से वॉच नहीं किया, ठीक, तो आपको कंफ्यूजन होगा, 100% आप सीख नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे आगे और क्या होगा। तो जिस प्रकार से त्रिभुज ओएबी में हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, इसी त्रिभुज में फिर से पुनः त्रिभुज ओएबी में हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, आधार आपने देखा था यहां पर तो लंब था, आधार आपको मिलेगा क्या, ए बी, और कर्ण तो हमेशा आपको क्या मिल रहा है, यहां पर ओ बी ही मिल रहा है। अब यहां पर देखेंगे ए बी और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओ बी लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कॉस थीटा तो साथ साथ चला रहा है, ये रहा कॉस थीटा। अब यहां पर देखेंगे ये जो ओ बी है ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हमें ए बी बराबर क्या प्राप्त होगा, ओ बी कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं सारा का सारा चीज जो हो रहा है वो पहले की भांति हो रहा है। अब देखेंगे यहां पर ए बी, अब इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, ए बी, ए बी जो है किसके बराबर दिखाई दे रहा है, फिर से ओसी के बराबर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ए बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओसी, और ओ बी के बराबर तो हम सबको पता है कि ओ बी बराबर क्या लिख रहे हैं हम लोग, एफ लिख रहे हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं, ओसी, और ओ बी के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एफ। तो हमारे पास ओसी बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ओसी, ओसी देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर घटक है, इसलिए ओसी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हमें क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा मिलेगा। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हमें मिलेगा एफ कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं क्या कि एंगल की स्थिति बदली, कोण की स्थिति बदली, तो यहां पर उसके घटक भी बदल गए। इसलिए अगर केवल आधा ही आपने स्टडी किया तो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आपने यहां पर देखा कि घटक बदल रहे। तो घटकों का बनना तय होता है कि एंगल कहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आगे का कैलकुलेशन देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। आगे के कैलकुलेशन में देखेंगे, जैसे हमने देखा था z का शेप में कोने कोने पर जो रहता है उसे क्या बोला था हमने, एकांतर कोण बोला था, और एकांतर कोण बराबर होते। अब यहां पर देखते कहां पर एकांतर कोण बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा z का शेप, तो z का यहां पर शेप है, तो एक कोना हो गया ये और दूसरा कोना हो गया ये, इसे मिटा देते। तो यहां पर जो कोण बनेगा वही कोण यहां पर बनेगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। अर्थात ये जो कैलकुलेशन आपने इस त्रिभुज में किया वही कैलकुलेशन आप इस त्रिभुज में भी कर सकते हैं, तो सेम स्थिति प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि एंगल की स्थिति बदलती है तो घटक की स्थिति भी बदलती चली जाती है। अब ये अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार से किसी भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार के जब व्यंजक आएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो घटक यहाँ पर क्यों बन रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या हम किसी प्रकार का व्यंजक अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसे पूरा का पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम आगे का डेरिवेशन करेंगे? तो नहीं, आपको हर बार इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहां पर काफी हार्ड वर्क किया, सबको ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा कि घटक बदल रहे हैं, लेकिन आपने ये भी समझना होगा कि क्या अगर किसी प्रकार के व्यंजक कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन को बार बार करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं करेंगे? तो उसके लिए आपको ना मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक होता है जिसके द्वारा आपको
बहुत ही जल्दी से पता चल जाता है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये तो एक बेसिक नॉलेज था, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कैसे ज्ञात किया जाता है और कहाँ कहाँ पर बनते, कैसे कैसे बनते। लेकिन अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक में आप देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि ये क्षैतिज घटक कौन सा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होगा। तो आओ एक छोटा सा ट्रिक देखें। हमेशा आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और नोट्स जब आप बनाते हैं तो मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं, लेकिन जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तब उस स्थिति में ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि यहां पर ये बात कहनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि यहां पर इस पॉइंट को मैं भूल जाऊंगा, तो आप अपने से क्या कीजिए कि किसी कलरफुल पेन से या फिर पेंसिल से स्पेशली समझने के लिए अपनी तरफ से नोट्स कुछ ना कुछ ये पॉइंट लिख लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि कोई चीज ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। अब देखते हैं कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे समझेंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कहां पर बनेगा। अब देखिएगा, फिर से एक ग्राफ की मदद लेते हैं और उसी सिचुएशन को डेवलप करते हैं। यहां पर देखिएगा, अब मान लेते हैं कि यहां पर हम वेग ले रहे हैं, ठीक है, और इस त्रिभुज को नॉमिनेट कर देते हैं ऐसे, और आपको बिना कैलकुलेशन के बताना होता कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या होगा। तो देखिएगा, मान लीजिए कि एंगल यहां पर बन रहा है, एंगल यहां पर बन रहा है, और आपको ये परिणामी रेखा दे रखा हुआ है, क्या है, वेग है, वो भी जो है वेग है, और आपको पूछता है कि बताइए कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या होगा। तो इसका ट्रिक देखिएगा, कोण के जो सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा साइन को प्रदर्शित करेगा। चूंकि थीटा है तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर थीटा कर लिया, और चूंकि वेग का परिणामी ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, वी लिख देंगे। तो कोण के सामने वाला जो भुजा रहेगा वो हमेशा साइन थीटा को प्रदर्शित करेगा, और चूंकि ये ऊर्ध्वाधर घटक है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसलिए इस स्थिति में जब कोण यहां पर बन रहा होगा तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, वेग के रेफरेंस में v sin थीटा हो जाएगा। अब जब ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया तो क्षैतिज घटक हो जाएगा v cos थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर डायग्राम में, इसी डायग्राम में एंगल यहां पर बन रहा होता, देखिए अगर एंगल यहां पर बन रहा होता और आपको पूछता कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये एंगल के सामने की भुजा है, कोण के सामने की भुजा है। अगर यहां पर मैंने क्या ले लिया, कल्पना कीजिए कि बल ले लिया, तो कोण के सामने की भुजा में क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। बल परिणामी है तो आ जाएगा अपने पास क्या, एफ साइन थीटा। तो अगर एंगल यहां पर बनेगा तो अब एफ साइन थीटा जो होगा क्षैतिज घटक बन जाएगा। अगर ये क्षैतिज घटक है तो ऊर्ध्वाधर घटक आपको ये लंब प्राप्त होगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप चित्र को देख करके ही बता सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कहां पर बन रहा है और क्यों ऐसा लिया जा रहा है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। और आपको बता दूं ये काफी बेसिक चीज है। बेसिक चीज का मतलब होता है आपको इन बातों को कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बातें जब भी आप व्यंजक सॉल्व करेंगे तो ये बातें बार बार आएंगी, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से ये हमेशा हमेशा के लिए छप जाना चाहिए। और दूसरी बातें, जब भी आपको लगता है कि काफी बेसिक चीज है तो उस चीज का जो नोट्स है अपने ऑन हैंड राइटिंग में, खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग में होना चाहिए, समझ समझ करके लिख करके बनाना चाहिए। क्योंकि दूसरे का लिखा हुआ जो रहता है, समझा करके लिखा हुआ जो रहता है, ठीक आपको मदद तो करता है एट ए टाइम, बट लंबे समय के पश्चात वो थोड़ा सा भूला चला जाता है। तो हमेशा अपने वर्डों का अपने वर्डिंग का यूज करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी उसको देखो तो आपको झटक से समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूं कि मैंने कोशिश किया कि इन घटकों को समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की और भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।